हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BHIE 144, दैट इज ट्रेडिशंस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन इंडिया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो अपने आने वाले एग्जाम में आप 90+ तक मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए वो करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कोड्स के ऑप्शन पे जाना है और अपना जो भी सब्जेक्ट कोड है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है, जैसे BHIE 144, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करने हैं, उसके भी सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पे सर्च करके उसके गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो यहाँ पर बाय नाउ पे जा करके। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321, और इस तरह से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो और आने वाले एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो ये आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो इस सेशन को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं, सारे नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ राइट ए नोट ऑन द बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। सो जो बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है उस पर एक हमको नोट यहाँ पे लिखना है। द बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। Buddhist monks and scholars wrote many books that describes the life of Buddha, a spirit of Buddhism, and rulers of different kingdoms and the social, political and cultural conditions of their time. तो अगर हम बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन देखें तो ये एक बहुत ही पुराना, ठीक है, बहुत ही एंशिएंट टाइम का, एंशिएंट इंडिया का जो हिस्ट्री है उसको समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारा, ठीक है, स्रोत है, जिससे हम समझते हैं कि उस समय कैसे चीज़ें होती होगी, ठीक है। जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, भिक्षुक होते हैं और स्कॉलर्स होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं जिसमें उन्होंने बताया है बुद्धा के जीवन के बारे में, ठीक है, बुद्धिज़्म को फैलाव के बारे में, ठीक है, कि बुद्धिज़्म कैसे फैला है, ठीक है, और अलग अलग जो किंगडम्स हुए, वहाँ पे जो रूलर्स हुए, उनके शासन के बारे में बताया है। साथ ही साथ सामाजिक, राजनैतिक और जो कल्चरल कंडीशन था उस समय का, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। ऑल्दो these texts were mainly written to spread religious teachings, they also provide valuable historical information। चूँकि ये सारे जो टेक्स्ट थे जो लिखे गए थे, इनका सिर्फ काम था कि जो भी धार्मिक बातें हैं, जो भी धार्मिक ज्ञान है उसको फैलाने के लिए, लेकिन ये हमें कुछ वैल्यूएबल इतिहास की जानकारियाँ भी देते हैं, ठीक है। अब जो इनके मेन सोर्स हैं उसको हम समझेंगे। मेजर बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल सोर्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं। फर्स्ट, त्रिपिटिका, दैट इज 3 बास्केट्स। द त्रिपिटिका इज द मेन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। ये मेन कलेक्शन थे स्क्रिप्चर्स के। इसमें 3 पार्ट आते हैं, जैसे विनय पिटिका, सुत्त पिटिका और अभिधम्म पिटिका। विनय पिटिका जो होता है उसमें रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन्स होते हैं मॉन्क्स और नन्स के लिए, ठीक है। वहीं सुत्त पिटिका जो होते हैं इसमें टीचिंग्स होते हैं, सेरेमन्स होते हैं, जो उनके ठीक है, जो ज्ञान है जो भी वो सिखाए, ठीक है। फिर जो सेरेमन्स हो गए, जो भी वो अपना क्या उसको कहते हैं, जो दिए प्रवचन टाइप का जो होता है, ठीक है, तो वो सारे गौतम बुद्ध के जो दिए गए हैं वो इसके अंदर है। और जो अभिधम्म पिटिका है, दैट इज द फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्कशंस। तो इसमें फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल डिस्कशंस लिखे गए हैं, ठीक है। तो दिस टेक्स्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा। तो ये सारे जो टेक्स्ट हैं ये हमको जानकारी देते हैं उस समय के समाज के बारे में, धर्म के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में और राजनीति के बारे में, जो बुद्धा के समय में थी, ठीक है। नेक्स्ट इज द जातक टेल्स, जिसे हम जातक कथाएँ कहते हैं, ठीक है, जातक कहानियाँ कहते हैं वैसे, ठीक है। तो जो द जातक टेल्स कंटेन्स स्टोरीज अबाउट द प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धा।
These stories describe the daily life, occupation, trade, custom, and moral values of ancient Indian society. They are useful in understanding the social and economic condition of that period. तो जातक टेल्स जो होते थे उसके अंदर कहानियाँ होती थी, ठीक है, पिछले जन्म के बारे में, बुद्धा के पिछले जन्म के बारे में, ठीक है। इसमें कई सारी कहानियाँ होती थी जो डेली लाइफ के ऊपर रहती थी, ऑक्यूपेशन, पेशा के ऊपर, ट्रेड, व्यापार, कस्टम के ऊपर, मोरल वैल्यूज़ के ऊपर, जो एंशिएंट इंडियन सोसाइटी का होता था उसके ऊपर होती थी कहानियाँ। ये यूजफुल होती हैं समझने में उस समय के सामाजिक, आर्थिक और जो भी वहाँ के रहने वाले कंडीशन होते थे उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज द दीपवंशा एंड महावंशा। देयर आर इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स रिटन इन श्रीलंका। तो ये दो घटनाएं हैं जो श्रीलंका में लिखी गई थी, क्रॉनिकल्स है, ठीक है। सो दीपवंशा इज द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट क्रॉनिकल। दीपवंशा अगर बात करें तो ये सबसे पुरानी बुद्धिस्ट क्रॉनिकल है। वही महावंशा जो है ये हमको डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है बुद्धिज़्म के फैलाव के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो एम्पेरर अशोका थे उनके जो रीन था, उनका जो समय पीरियड था उसके बारे में, और श्रीलंका और इंडिया के इतिहास के बारे में, ठीक है। These books help historians understand political events and the expansion of Buddhism। ये सारी किताबें जो हैं वो मदद करती है इतिहासकारों को समझने में कि कैसे पॉलिटिकल इवेंट्स होते थे और कैसे एक्सपेंशन हुआ बुद्धिज़्म का। अब इसका क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। द बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन इज़ वैल्यूएबल बिकॉज, तो बुद्धिस्ट का जो ये हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है वो बहुत ही वैल्यूएबल है, ठीक है, कीमती है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्यों है? क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है, देखते हैं क्या क्या। पहला, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा। ये गौतम बुद्धा के जो भी जीवन से जुड़े हुए बातें हैं उसके बारे में और उनके जो सीख है, शिक्षा है, उनके बारे में ये बताता है, देता है जानकारी। इट डिस्क्राइब्स द राइज ऑफ किंगडम्स सच एज मगध। ये बताता है कैसे जो बड़े बड़े साम्राज्य हैं उनका उदय हुआ, जैसे कि मगध का, ठीक है। इट गेव डिटेल अबाउट द रूलर्स लाइक बिम्बिसार, अजातशत्रु एंड अशोका। ये कई सारे रूलर्स के बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन को देता है, जैसे बिम्बिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, अशोका हो गया, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। ये बताता है कि कैसे यहाँ पे शहर का विकास हुआ, ट्रेड फैला, ठीक है, एग्रीकल्चर तेज़ी से बढ़ा और एजुकेशन भी यहाँ पे फैला। इट थ्रूज लाइट्स ऑन द सोशल लाइफ, कास्ट सिस्टम, वुमेन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ एंशिएंट इंडिया। उसके साथ साथ ये भी प्रकाश डालता है वहाँ के सामाजिक जीवन के ऊपर, ठीक है, जो कास्ट सिस्टम था उसके ऊपर, महिलाओं की क्या स्थिति थी उसके ऊपर, और जो धर्म का जो ये लोग प्रैक्टिस करते थे, किस तरह से धर्म को अपनाते थे, उन सारी चीज़ों के ऊपर जो एंशिएंट इंडिया में होता था। इट रिकॉर्ड्स द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म टू द कंट्रीज लाइक श्रीलंका, म्यांमार, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। उसके साथ साथ ये जो बुद्धिज़्म का जो फैलाव होता है अलग अलग देशों में उसकी जानकारी भी रखता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म फैलता है श्रीलंका में, म्यांमार में, चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में। इसके साथ साथ इसके कुछ लिमिटेशंस भी हमको देखने को मिलते हैं। तो क्या है इसके लिमिटेशंस वो देखते हैं। डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंस द बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस हैज सम लिमिटेशंस। तो इसके महत्व तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ इसकी खामियां भी हैं, कमियां भी हैं, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ दिस टेक्स्ट वाज रिलीजियस टीचिंग, नॉट राइटिंग हिस्ट्री। जो इसका मेन मुख्य पर्पज़ था, ठीक है, उद्देश्य था इन सारे टेक्स्ट का, वो ये था कि यहाँ पे जो रिलीजियस टीचिंग, धार्मिक जो भी सीख है, शिक्षा है, उसको हमको लिखना था, ना कि हमको इतिहास के बारे में लिखना था, ठीक है। सम स्टोरीज कंटेन्स मिथ्स एंड मिरेकल्स मेकिंग देम लेस रिलायबल एज हिस्टोरिकल फैक्ट्स। कुछ जो यहाँ पे कहानियाँ होती हैं उसमें कुछ हमको मिथ देखने को मिलते हैं, मिरेकल्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि ऐसी घटनाएं जो होनी पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कम रिलायबल लगता है, ठीक है। उसके बाद डेट्स एंड इवेंट्स आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंटेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे जो डेट और इवेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो तारीख होते हैं और जो उनकी घटनाएं होती हैं वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होती है, यानी कि एक के बाद एक जो होने होता है उस तरह से नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे दिक्कत थोड़ा सा दिखता है। द टेक्स्ट मेनली फोकस ऑन बुद्धिज़्म एंड मे इग्नोर अदर रिलीजियस ट्रेडिशंस। यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे गए हैं वो ज़्यादा ध्यान देते हैं बुद्धिज़्म के ऊपर और जिसकी वजह से बहुत सारे जो दूसरे धर्म हैं उसको यहाँ पे इग्नोर किया गया है, ठीक है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। तो कंक्लूजन में हम इसको बताएंगे। द बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो अगर हमको अपना जो प्राचीन भारत का इतिहास अगर हमको जानना है तो उसके लिए जो बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है वो एक बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स हो जाता है। टेक्स्ट लाइक द त्रिपिटका, जातक टेल्स, दीपवंशा एंड महावंशा प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द एंशिएंट इंडिया। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हैं लिखे गए हैं, जैसे कि त्रिपिटका में हम देखें 3 थे, ठीक है, फिर जातक टेल्स है, फिर दीपवंशा है, महावंशा है। तो ये हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती हैं वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में, ठीक है। ऑल्दो दिस सोर्स हैव सम रिलीजियस बायस, they remain essential for reconstructing the history of early India and the spread of Buddhism across the Asia।
क्योंकि ये सारे जो सोर्सेज होते हैं ये भी कहीं ना कहीं धार्मिक तरीके से मतलब बायस्ड होते हैं, ठीक है। एक ही धर्म को ये ज़्यादा बताते हैं, समझाते हैं, उसके बारे में सीख देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बहुत ही इसेंशियल है उस समय के जो हमारे प्राचीन भारत हैं उस समय जो भी इतिहास है उसको बनाने में, ठीक है, और बुद्धिज़्म को पूरे एशिया में फैलाने में इनका बहुत ही अहम रोल होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है वो बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स बन जाता है हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं दैट इज क्रिटिकली एग्जामिन द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ भक्ति हैगियोग्राफीज। सो द हैगियोग्राफीज मतलब कि किसी की जीवनी के बारे में है, ठीक है। सो भक्ति हैगियोग्राफीज आर बायोग्राफीज ऑफ संत्स रिटन बाय देयर फॉलोअर्स। तो जो संत होते थे, संत महात्मा होते थे, ठीक है, उनकी बायोग्राफीज लिखी जाती थी उनके फॉलोअर्स के द्वारा, उसको ही हम भक्ति हैगियोग्राफी कहते हैं। द वर्ड हैगियोग्राफी मीन्स द लाइफ स्टोरी ऑफ ए होली पर्सन। किसी पवित्र इंसान का जो पूरा उसका जीवन का कहानी है उसको लिखना, ठीक है, उसको बताना, यही हैगियोग्राफी कहलाता है। These books describe the lives, teachings, miracles and devotional activities of Bhakti Sants such as Kabir, Mirabai, Tulsidas, Namdev and Chaitanya Mahaprabhu। तो अगर हम देखें तो ये सारी जो किताबें होती है, पुस्तकें होती है, वो बताती है चीज़ों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, ठीक है, चमत्कार जो वो किए, ठीक है, और जो उनकी डिवोशनल एक्टिविटीज़ होती थी, ठीक है, यानी कि जो वो पूजा करते थे, ठीक है, भगवान में भक्ति रखते थे, ठीक है, जो भी भक्त संत रहे उनके बारे में, जैसे कबीर हो गए, मीराबाई हो गई, तुलसीदास हो गए, नामदेव हो गए और चैतन्य महाप्रभु हो गए, ठीक है। ऑल्दो दिस टेक्स्ट कंटेंट मेनी लेजेंड्स एंड मिरेकल्स, दे आर वैल्यूएबल सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मेडिवल इंडियन सोसाइटी एंड रिलीजन। चूँकि ये सारे जो टेक्स्ट है इनमें कई सारे हमको लेजेंड्स और मिरेकल्स के बारे में देखने को मिलता है, तो ये एक वैल्यूएबल सोर्स बन जाता है हमें मेडिवल इंडियन के सोसाइटी और रिलीजन को समझने में, ठीक है। अब इसका क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है ये हम समझते हैं। सो द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ भक्ति हैगियोग्राफीज। फर्स्ट इज द सोर्स ऑफ सोशल हिस्ट्री। भक्ति हैगियोग्राफीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ मेडिवल इंडिया। तो ये जो भक्ति हैगियोग्राफी है ये हमको जानकारी देता है मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत के जो भी सामाजिक जीवन था उसके बारे में। दे डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, ऑक्यूपेशन एंड रिलीजन। ये यहाँ पे बताते हैं लोगों के जीवन के बारे में कि वो अलग अलग कास्ट के थे, अलग ऑक्यूपेशन अपनाते थे, अलग अलग जगहों पे रहते थे। दे ऑल्सो शो हाउ भक्ति संत्स अपोज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोमोट इक्वालिटी। वो ये भी बताते हैं कि कैसे जो भक्ति संत थे, ठीक है, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, जो कास्ट पे भेदभाव होता था उसको अपोज करते थे और इक्वालिटी को प्रमोट करते थे, समानता को मतलब बढ़ाते थे। सेकेंड इज द अंडरस्टैंडिंग रिलीजियस मूवमेंट। दिस टेक्स्ट एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ भक्ति मूवमेंट एंड इट्स टीचिंग। तो इसमें जो है जो भक्ति मूवमेंट का जो ग्रोथ होता है और उसके जो टीचिंग्स का जो स्प्रेड होता है, फैलता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। दे एम्फेसाइज लव, डिवोशन, फेथ एंड पर्सनल वर्शिप ऑफ गॉड इंस्टीड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स। यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे प्यार, ठीक है, भक्ति, विश्वास और पर्सनल वर्शिप, ठीक है, भगवान की करना क्या है ज़्यादा मतलब महत्व देता है, ना कि आप कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स करो, ठीक है। रिचुअल्स मतलब कि जो पूजा पाठ ये सब होता है ना वो सारे। दे ऑल्सो शो द स्प्रेड ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस अक्रॉस इंडिया। उसके साथ साथ ये दूसरे जो धर्म के जो चीज़ें हैं उनको भी फैलाता है भारत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन ऑन रीजनल लैंग्वेज। मोस्ट भक्ति संत प्रीच्ड इन लोकल लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ संस्कृत। बहुत सारे यहाँ पे जो भक्त संत होते हैं, भक्ति संत होते हैं, वो वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज होते हैं, लोकल जो भाषा होती है उसमें अपनी जो भी चीज़ें हैं वो बताते हैं, ठीक है, ना कि संस्कृत में। Their biographies help historians understand the development of regional language such as हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़, बंगाली एंड पंजाबी। और ये सारे जो बायोग्राफीज़ हैं वो इतिहासकारों को भी समझने में आसान करती है वहाँ का जो भी क्षेत्रीय भाषा होता है उसको, जैसे कि हिंदी हो गया, मराठी हो गया, तमिल, कन्नड़, बंगाली, पंजाबी, ये सारे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज द कल्चरल एंड लिटरेरी वैल्यू। भक्ति हैगियोग्राफीज प्रिजर्व सॉन्ग्स, पोएम्स, स्टोरीज एंड ट्रेडिशंस ऑफ द संत। तो यहाँ पे जो भक्ति हैगियोग्राफीज है वो प्रिजर्व करता है, संरक्षित रखता है किन चीज़ों को, तो उनके सॉन्ग्स को, पोएम्स को, स्टोरीज को, ट्रेडिशंस को जो भक्त संत के थे, ठीक है। दे रिफ्लेक्ट द कल्चर, कस्टम, फेस्टिवल्स एंड मोरल वैल्यूज ऑफ मेडिवल सोसाइटी एंड हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन लिटरेचर। तो ये दर्शाता है वहाँ के कल्चर को, कस्टम को, फेस्टिवल और मोरल वैल्यूज़ को जो मेडिवल सोसाइटी के अंदर था, ठीक है, और साथ ही साथ इसका प्रभाव इंडियन के लिटरेचर के अंदर भी हमको देखने को मिलता है। अब इसके बाद इसके कुछ लिमिटेशंस भी हमको देखने को मिलते हैं। लिमिटेशंस ऑफ भक्ति हैगियोग्राफी। फर्स्ट, मिक्सचर ऑफ फैक्ट्स एंड लेजेंड्स। मेनी हैगियोग्राफीज इंक्लूड मिरेकल्स, सुपर नेचुरल इवेंट्स एंड डिवाइन विजन्स। सच स्टोरीज मेक इट डिफिकल्ट टू सेपरेट हिस्टोरिकल फैक्ट्स फ्रॉम रिलीजियस बिलीफ। अब बहुत सारे हैगियोग्राफीज के अंदर हमको मिरेकल्स देखने को मिलते हैं, चमत्कार देखने को मिलते हैं, सुपर नेचुरल इवेंट्स मतलब कि कुछ बहुत ही अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती है, घटनाएं देखने को मिलती है, और डिवाइन विजन देखने को मिलता है।
और ऐसी कहानियाँ जो है वो काफ़ी मुश्किल कर देता है जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उसको रिलीजियस बिलीफ से अलग करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज द बायस ऑफ द ऑथर। So these works were usually written by devoted followers. Their main aim was to glorify the sant rather than present an objective historical account. Therefore, they often exaggerate the achievements of the sant. अब यहाँ पे जो ये काम लिखे गए होते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे घटनाएं लिखी गई हैं, बायोग्राफीज लिखी गई हैं, वो उनके डिवोटेड फॉलोअर्स द्वारा लिखे गए हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि उनके जो चाहने वाले होते हैं ना, फॉलोअर्स, ठीक है, उनके भक्तों के द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो उनका जो मेन एम होता है वो अपने संत को ग्लोरीफाई करना, यानी कि उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाना होता है, ठीक है। ज़्यादा जो उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको हटा करके वो और ज़्यादा चीज़ें जोड़ जोड़ के दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखता है उनके अचीवमेंट्स, ठीक है, जो संत होते हैं उनका, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट, लैक ऑफ डेट्स एंड एविडेंस। Many hagiographies do not provide exact date, place और reliable evidence. बहुत सारे जो यहाँ पे hagiographies हैं वो हमको एकदम exact date या फिर place या फिर evidence नहीं दिखाते हैं, ठीक है। This creates problem for historians in establishing accurate historical events. और ये problem करता है इतिहासकारों को कि वो एक accurate historical events को पता लगा पाएँ, ठीक है। Next is the selective information. These texts mainly focus on the spiritual life of the sant and often ignore political, economic and administrative development of the people. तो यहाँ पे जो टेक्स्ट होते हैं वो सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ बताते हैं संत के, ठीक है, और उनके जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट होते हैं उस टाइम के, उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको नहीं पता चल पाती है। क्रिटिकल इवेल्युएशन करके हम बता सकते हैं कि हिस्टोरियंस डू नॉट एक्सेप्ट भक्ति हैगियोग्राफीज एज कम्प्लीटली फैक्चुअल रिकॉर्ड्स। जो इतिहासकार हैं वो ये भक्ति हैगियोग्राफीज को पूरे तरीके से नहीं अपनाते हैं एक फैक्चुअल रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। इंस्टीड दे कंपेयर देम विथ इंस्क्रिप्शंस, लिटरेरी वर्क, फॉरेन अकाउंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इसके अलावा वो क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं उससे, लिखे हुए जो काम है उससे, फॉरेन के जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, जो फॉरेन विजिटर्स आते थे उनके अकाउंट्स के द्वारा, या फिर जो आर्कियोलॉजिकल इवेंट्स मिलता है उससे इसको कंपेयर करते हैं। इवेंट दो दे कंटेन मिथ्स, दे आर वैल्यूएबल फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर बिलीव्स, सोशल चेंज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ मेडिवल इंडिया। तो इससे उनको पता चलता है कि बहुत सारे इसमें मिथ भी होते हैं, ठीक है, कुछ उसमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी मिलता है जो उनको समझने में आता है, बिलीव्स के बारे में, सोशल चेंज जो होता है उसके बारे में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो की जाती थी या फिर कल्चरल जो ट्रेडिशन था उस समय का मेडिवल इंडिया का था उसको, ठीक है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं भक्ति हैगियोग्राफीज आर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स बिकॉज दे प्रोवाइड रिच इन्फॉर्मेशन अबाउट द भक्ति मूवमेंट, सोसाइटी, लैंग्वेज एंड द कल्चर। तो भक्ति हैगियोग्राफी जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स रहा है क्योंकि ये बहुत सारी जानकारी हमको देता है वहाँ के भक्ति मूवमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में, लैंग्वेज और कल्चर के बारे में। हाउएवर, सिंस दे कंबाइन हिस्ट्री विथ लेजेंड्स एंड रिलीजियस डिवोशन, दे मस्ट बी यूज केयरफुली एंड क्रिटिकली। चूँकि ये क्या किया गया है, इसको कंबाइन किया गया है हिस्ट्री को लेजेंड के साथ, तो यहाँ पे जो इसका जो रिलीजियस डिवोशन है उसको केयरफुली और क्रिटिकली यहाँ पे यूज करना चाहिए। व्हेन सपोर्टेड बाय अदर हिस्टोरिकल evidence, these texts help us understand the social and religious life of medieval India. अब जब ये सारे जो इनके चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारे जो घटनाएं ये बताते हैं, अगर ये हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ये हेल्प करता है हमको समझने में वहाँ का सामाजिक और धार्मिक जीवन को, ठीक है, जो मध्यकालीन भारत में हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने समझा कि कैसे भक्ति हैगियोग्राफी है जो धार्मिक चीज़ों के बारे में बताता है, वहाँ के जो संत हैं उनके ऊपर लिखा गया है, और ये कैसे मेडिवल इंडिया के सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में अच्छे से हमको डिटेल अकाउंट देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। सो द क्वेश्चन इज एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रजतरंगिणी इन हिस्ट्री राइटिंग। सो द रजतरंगिणी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल वर्क ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो अगर रजतरंगिणी की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिस्टोरिकल वर्क था एंशिएंट इंडिया में। इट वॉज रिटन इन द 20th सेंचुरी बाई कल्हाना, अ फेमस स्कॉलर फ्रॉम कश्मीर। एक बहुत ही बड़े विद्वान थे कश्मीर से जिनका नाम था कल्हाना, उनके द्वारा ये लिखा गया था 12वीं शताब्दी में, ठीक है। द वर्ड रजतरंगिणी मीन्स रिवर ऑफ किंग्स। यहाँ पे रजतरंगिणी का मतलब है रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है, मतलब राजाओं का मतलब नदी, ठीक है, इस तरह से समझो इसको, रिवर ऑफ किंग्स। इट डिस्क्राइब्स द हिस्ट्री ऑफ द रूलर्स ऑफ कश्मीर फ्रॉम एंशिएंट टाइम अप टू कल्हानास ऑन पीरियड। इसमें बताया गया है, ठीक है, पूरा इतिहास जो कश्मीर में जो रूलर्स रहे हैं उनका एंशिएंट टाइम से लेकर के जब कल्हाना के समय तक जो रहे तब तक का। अनलाइक मेनी एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स दैट फोकस मेनली ऑन रिलीजन और मिथोलॉजी, रजतरंगिणी ट्राइज टू प्रेजेंट हिस्ट्री इन द सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल मैनर।
तो जैसे कि दूसरे हमको इंडियन टेक्स्ट में देखने को मिलता है कि बहुत सारे चीज़ों को लिखा गया है रिलीजन के ऊपर या फिर मिथोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, वहीं यहाँ पे रसतरंगिणी जो है वो उस समय का हिस्ट्री को प्रेजेंट करता है, ठीक है, एक सिस्टमेटिक और क्रोनोलॉजिकल मैनर में। देयरफॉर इट इज़ कंसीडर्ड अ लैंडमार्क इन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, इसलिए इसको एक लैंडमार्क के रूप में देखा गया है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से सही तरीके से चीज़ों को बैलेंस करके वहाँ पर दिखाता है, ठीक है, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रसतरंगिणी। फर्स्ट, systematic historical work. Rajtarangini is regarded as the first detailed historical chronicle in India. Kalhana arranged the events in chronological order and attempt to describe the reigns of different kings one after another. तो रजतरंगिणी जो है ये एक बहुत ही डिटेल्ड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है इंडिया में, जिसको पहला माना जाता है कि सबसे अच्छे तरीके से इसमें डिटेल में चीज़ों को लिखा गया है, ठीक है। कल्हाना जो है वो यहाँ पे इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जिससे कि वो कोशिश करते हैं कि जो भी अलग अलग राजा वहाँ पे शासन किए हैं, रूल किए हैं एक दूसरे के बाद, उनको एक एक करके अच्छे से दिखाया जाए, ठीक है। सेकेंड, यूज ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज. कल्हाना डिड नॉट डिपेंड ओनली ऑन स्टोरीज और लेजेंड्स. ही यूज्ड अर्लियर बुक्स, royal records, inscriptions, coins and local traditions to collect information. This shows that he followed a careful method of writing history. कल्हाना जो है यहाँ पे उन्होंने सिर्फ स्टोरी या फिर लेजेंड्स के ऊपर डिपेंड रह करके चीज़ों को नहीं लिखा है, वो पुरानी पुस्तकों का इस्तेमाल किए हैं, जो रिकॉर्ड्स होते थे रॉयल रिकॉर्ड्स उनको देखा है, इंस्क्रिप्शंस का यूज किए हैं, कॉइन का इस्तेमाल किए हैं और अलग अलग जो ट्रेडिशंस थे उन सब से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, जिससे ये पता चलता है कि वो एक केयरफुल मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे अपने हिस्ट्री को लिखने के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन ऑन कश्मीर. द बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. इट गिव्स डिटेल अबाउट किंग्स, वॉर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सक्सेशन एंड इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स ओवर मेनी सेंचुरीज. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पुस्तक है इसमें कई सारी जानकारियाँ दी गई है कश्मीर के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में. इसके अंदर राजा के बारे में, युद्ध के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, सक्सेशन और जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं इंपॉर्टेंट सेंचुरीज तक, उन सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल जानकारी इसके अंदर हमको देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल लाइफ. Beside political events, Rajtarangini also describes the social, religious and cultural life of the people. तो पॉलिटिकल इवेंट्स के अलावा रजतरंगिणी जो है इसके अंदर हमको सोशल, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ जो है लोगों का वो देखने को मिलता है. इट टेल अस अबाउट टेम्पल्स, फेस्टिवल्स, कस्टम्स, एजुकेशन, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड डेली लाइफ इन कश्मीर. इसमें हमको टेम्पल्स के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, कस्टम, एजुकेशन, ट्रेड, एग्रीकल्चर और डेली लाइफ जो होता है कश्मीर में, उन सारी चीज़ों के बारे में मेंशन दिया गया है, ठीक है. ये सारी चीज़ों के बारे में इसके अंदर मेंशन किया गया है. नेक्स्ट इज द मोरल लेसन्स. Kalhana believed that history should teach moral values. He praised honest and capable rulers and criticized cruel, corrupt and selfish kings. This make the book not only historical but also ethical. अब यहाँ पे जो कल्हाना है उनका विश्वास है, उनका मानना है कि इतिहास जो है वो हमें मोरल वैल्यूज़ को सिखाने के लिए मतलब होनी चाहिए. उन्होंने जो भी उस समय के ऑनेस्ट या फिर कैपेबल रूलर्स हैं उनको प्रेज़ किया है, सराहना किए हैं और वहीं क्रिटिसाइज किए हैं जो क्रूल रहे हैं, ठीक है, करप्ट रहे हैं या फिर सेल्फिश राजा रहे हैं, ठीक है. इससे ये बुक जो है ना ही सिर्फ हिस्टोरिकल होता है बल्कि ये एक इथिकल भी बन जाता है, ठीक है, हमें अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए. नेक्स्ट इज़ द बैलेंस अप्रोच. सो ऑल्दो some early part contains myths and legends, Kalhana tries to separate facts from imagination wherever possible. He even pointed out mistake made by earlier writers, showing his critical thinking. अब यहाँ पे बहुत सारे अर्लियर पार्ट्स में हमको मिथ और लेजेंड्स के बारे में देखने को मिलता है, लेकिन कल्हाना इनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं कि जो फैक्ट है उसको हम इमेजिनेशन से अलग रखें, जब जितना हो सके पॉसिबल उतना, ठीक है. यहाँ पर वो पॉइंट आउट करते हैं पुराने जो मिस्टेक्स किए गए हैं दूसरे राइटर्स के द्वारा, उसको पॉइंट आउट करते हैं और अपने क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पर दिखाते हैं. अब रजतरंगिणी जो है इनके भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट, द अर्ली चैप्टर्स इंक्लूड मिथ्स एंड लेजेंडरी स्टोरीज, सो दे कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज फुल्ली हिस्टोरिकल. जो शुरुआत के कुछ चैप्टर्स हैं उसके अंदर हमको मिथ्स और लेजेंडरी स्टोरीज देखने को मिलते हैं, जो ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से इतिहास पे बिलीव था, इतिहास को एक्सेप्ट कर रहा था, ऐसा नहीं है, ठीक है. सेकेंड, सम डेट्स एंड इवेंट्स आर नॉट कम्प्लीटली एक्यूरेट. कुछ जो डेट है इसके अंदर, कुछ जो घटनाएँ हैं वो पूरे तरीके से सही नहीं है. The book mainly focused on Kashmir and provided limited information about the rest of India. इस बुक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमको कश्मीर के बारे में ही देखने को मिलता है, इसका पूरा फोकस कश्मीर के ऊपर होता है, इसलिए हमको बहुत कम जानकारी मिलती है भारत के दूसरे क्षेत्र के बारे में, ठीक है.
कल्हनाज पर्सनल ओपिनियन समटाइम्स इन्फ्लुएंस्ड हिज डिस्क्रिप्शंस ऑफ रूलर्स एंड इवेंट्स। कल्हना के कुछ अपने जो खुद के जो मतलब क्या है पर्सनल जो ओपिनियंस हैं, ठीक है, अपने जो खुद के जो मानने हैं, राय हैं, ठीक है, वो कभी कभी प्रभावित कर देता है कोई भी रूलर्स के डिस्क्रिप्शंस के बारे में और उसके घटनाओं के बारे में, ठीक है। जैसे कि वो अपने तरफ से कुछ मतलब जो चीज़ें को अपने खुद से जो सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा उनका ओपिनियन होता है, उससे वो चीज़ें प्रभावित हो जाती है, ठीक है। सो कंक्लूजन में हम बता सकते हैं राजतरंगिणी ऑक्युपाइड अ यूनिक प्लेस इन द इंडियन हिस्ट्री राइटिंग। इट combines हिस्टोरिकल फैक्ट्स, लिटरेरी स्टाइल एंड मोरल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे राजतरंगिणी जो है वो एक बहुत ही यूनिक प्लेस रखता है इंडियन के हिस्ट्री राइटिंग के अंदर। इसके अंदर हम हिस्टोरिकल फैक्ट देखते हैं, लिटरेरी स्टाइल देखते हैं और मॉरल रिफ्लेक्शन भी देखते हैं। डिस्पाइट सम लिमिटेशंस इट रिमेन्स द मोस्ट रिलायबल सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल कश्मीर। तो इसके कुछ लिमिटेशन होने के बावजूद ये फिर भी बहुत ही ज़्यादा रिलायबल, ठीक है, सोर्स बन जाता है जो एंशिएंट या फिर मेडिवल कश्मीर है उसके हिस्ट्री का, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम देखते हैं कि कश्मीर का जो मेडिवल टाइम रहा या फिर एंशिएंट टाइम रहा उसके लिए हिस्ट्री का ये सबसे रिलायबल सोर्स है। कल्हनाज केयरफुल यूज ऑफ सोर्सेज, chronological arrangement and critical approach make राजतरंगिणी an outstanding contribution to Indian historiography। कल्हनाज का जो यहाँ पे सोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर पाना, ठीक है, जो भी उनको सोर्सेज मिलते हैं चाहे वो पुराने पुस्तकें से मिले, किसी दूसरे राइटर से मिले, ठीक है, और जो क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट है यानी कि एक घटना के बाद दूसरे घटना को प्रेजेंट करना, उस तरह से अगले घटना को प्रेजेंट करते रहना, ठीक है, और एक क्रिटिकल अप्रोच है, वो सब मिल करके राजतरंगिणी को एक आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन बनाता है इंडिया के अंदर हिस्ट्री राइटिंग के अंदर, ठीक है। इवन टुडे हिस्टोरियंस कंसिडर इट एन इनवैल्यूएबल वर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। यहाँ तक कि आज भी जो इतिहासकार हैं वो इसको अपने काम के अंदर इस्तेमाल करते हैं वहाँ के पॉलिटिकल, सोशल या फिर कल्चरल हिस्ट्री को समझने में, ठीक है, कश्मीर के। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर के एक डिटेल्ड हिस्ट्री राइटिंग के ऊपर बनाया गया है जो कि कल्हना का लिखा हुआ है और ये बहुत ही अच्छे से हमको हिस्ट्री की जानकारी देता है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखने वाले हैं, दैट इज राइट ए नोट ऑन सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी गिविंग रेफरेंस टू रंजीत गुहास राइटिंग। सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? तो जो कहीं किसी जगह का सोशल, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो ऑपरेस्ड लोग होते हैं ना उनके बारे में लिखना ही होता है सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। Subaltern historiography is a new approach to writing history that focus on the lives and struggles of ordinary people instead of kings, rulers and elites। तो जो यहाँ पे किंग, रूलर, इलाइट्स के अलावा जो ऑर्डिनरी लोग हैं, ठीक है, उनकी जीवन के ऊपर ध्यान दे करके, उनके जो स्ट्रगल्स हैं उनके ऊपर ध्यान दे करके जो हिस्ट्री लिखी जाती है उस अप्रोच को कहते हैं सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। द वर्ड सुबाल्टर्न मीन्स पीपल हु आर socially, politically and economically oppressed or marginalized such as peasants, workers, tribal communities, women and lower castes। तो सुबाल्टर्न का मतलब होता है कि वैसे लोग जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से क्या हों, कमज़ोर हों, ठीक है, या फिर उनको दबाया गया हो, ठीक है। और ऐसे में आते हैं पीजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, ट्राइबल कम्युनिटीज़, वुमेन और लोअर कास्ट के लोग आ गए, ठीक है। तो उनके ऊपर यहाँ पे चीज़ें लिखी जाती है। दिस अप्रोच बिकेम पॉपुलर इन इंडिया ड्यूरिंग द 1980s थ्रू द वर्क ऑफ हिस्टोरियंस रंजीत गुहा एंड द सुबाल्टर्न स्टडीज़ ग्रुप। तो ये जो, ठीक है, अप्रोच था ये ज़्यादा पॉपुलर तब हुआ इंडिया में 1980s के दौरान जब यहाँ पे जो एक इतिहासकार थे, ठीक है, रंजीत गुहा, उनके काम को देखा गया, ठीक है, और जो दूसरे सुबाल्टर्न स्टडीज़ ग्रुप थे उनके द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया, ठीक है। क्या मीनिंग है इसका ये समझते हैं। मीनिंग ऑफ सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी, ट्रेडिशनल हिस्ट्री मेनली डिस्कस्ड रूलर्स, वॉर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। जैसे कि हम जानते हैं जो भी हमारे इतिहास में चीज़ों को लिखा गया है सब सिर्फ दिखाएं है किसके बारे में, रूलर्स के बारे में, वॉर के बारे में या फिर पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, कैसे वॉर जीते, ठीक है, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया है। वहीं अगर सुबाल्टर्न की बात करें, सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी आर्ग्यू दैट सच हिस्ट्रीज इग्नोर द रोल ऑफ कॉमन पीपल। ये आर्ग्यू करते हैं कि ये सारी जो हिस्ट्री है, ये जो सामान्य लोग हैं, ठीक है, आम इंसान हैं, उनके जो रोल का ये क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उनके रोल को नहीं दिखाते हैं। इट ट्राइज टू रिकवर द वॉइसेज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ दोज who were left out of mainstream हिस्टोरिकल राइटिंग। तो ये उनके आवाज़ को, उनके एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर रिकवर करते हैं, उनको लाने की कोशिश करते हैं जिनको बाहर छोड़ दिया गया मेन लाइन से। जो हिस्टोरिकल राइटिंग लिखे गए यानी हिस्ट्री जब लिखा गया तो उनके काम को, उनकी जो भी चीज़ें थी उनको नहीं दिखाया गया, ठीक है, उनको हटा दिया गया मेन लाइन से, ठीक है। इट स्टडीज हाउ ऑर्डिनरी पीपल पार्टिसिपेटेड इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। ये दिखाता है कि कैसे जो आम इंसान है उनका भी हमको पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर
आर्थिक बदलाव आया हो उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन पीपल है उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें लिखी गई है, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। रंजीत गुहा's contribution. So the Ranjit Guha is regarded as the founder of the subaltern studies movement. Subaltern studies movement के founder माने जाते हैं रंजीत गुहा। His famous book Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India explains that peasants were not passive victims but active participants in resisting British rule. इनका जो एक बुक था, ठीक है, जो हमारे रंजीत गुहा हैं, इनका एक बुक था एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। इसमें ये बताते हैं कि कैसे जो पीजेंट्स हैं वो सिर्फ एक पैसिव विक्टिम्स नहीं है बल्कि वो एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे हैं ब्रिटिश रूल को रेस्ट्रिक्ट करने में, रेसिस्ट करने में, ठीक है, रोकने में, ठीक है। गुहा क्रिटिसाइज्ड बोथ कॉलोनियल हिस्टोरियंस एंड नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस। यहाँ पे गुहा जो हैं वो दोनों इतिहासकारों को क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे वो कॉलोनियल हो चाहे वो नेशनलिस्ट हो। उनके अनुसार क्या है कि कॉलोनियल हिस्टोरियंस सोड इंडियंस एज वीक एंड डिपेंडेंट। कॉलोनियल हिस्टोरियन जो होते हैं वो भारत को कमज़ोर और मतलब डिपेंडेंट दिखाते हैं, ठीक है। वहीं जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं फोकस्ड ओनली ऑन इलाइट लीडर्स लाइक एजुकेटेड पॉलिटिशियंस। वो इलाइट लीडर्स के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि जो पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस होते हैं उनके ऊपर। बोथ इग्नोर द इंडिपेंडेंट रोल ऑफ पीजेंट्स एंड कॉमन पीपल इन हिस्ट्री। दोनों जो हैं वो जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट रोल होता है पीजेंट्स का उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। कॉमन पीपल का जो रोल होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। गुहा बिलीव दैट द मासेज हैड देयर ओन आइडियाज, लीडरशिप एंड मेथड ऑफ प्रोटेस्ट। गुहा का यह मानना था कि जो मासेज होते हैं यानी कि जो ऑर्डिनरी पीपल या कॉमन पीपल जो होते हैं उनके अपने भी कुछ विचार होते हैं, उनका अपना लीडरशिप होता है, उनके अपने मेथड होते हैं प्रोटेस्ट के। दियर मूवमेंट्स should be studied independently and not simply as reaction of elite leadership। उनके मूवमेंट को भी हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, और ना ही कि सिर्फ उसको एक रिएक्शन की तरह देखना चाहिए जो कि इलाइट लीडरशिप के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन पीपल के जो भी मूवमेंट हुए, जो भी उनके प्रोटेस्ट हुए, उनके मेथड्स हुए, उनके ऊपर ये ध्यान देने की कोशिश किया गया है, ठीक है। सो द मेन फीचर ऑफ सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी, इसके जो मेन फीचर्स थे उसको देखते हैं। फर्स्ट, फोकस ऑन हिस्ट्री ऑफ कॉमन पीपल रैदर दैन इलाइट्स। ये इलाइट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे करके जो कॉमन पीपल है उनके इतिहास के ऊपर ये ध्यान देता है, उनको फोकस करता है। स्टडीज़ पीजेंट्स, वर्कर्स, ट्राइबल ग्रुप्स, वुमेन्स एंड लोअर कास्ट। इसमें पढ़ाया जाता है, मतलब इसमें जो चीज़ें लिखी गई है वो पीजेंट्स के ऊपर है, वर्कर्स के ऊपर है, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, वुमेन हैं और लोअर कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर यहाँ पे चीज़ों को लिखा गया है। यूज लोकल रिकॉर्ड्स, ओरल ट्रेडिशंस, फोक सॉन्ग्स एंड मेमोरीज एज हिस्टोरिकल सोर्स। तो यहाँ पे लोकल रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, ओरल ट्रेडिशंस, फोक सॉन्ग्स हो गए और मेमोरीज का इस्तेमाल किया गया है हिस्ट्रीज के सोर्स के रूप में। हाईलाइट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशंस एंड एक्सप्लॉयटेशंस। तो जो इनका शोषण किया गया है या फिर जो इनको ऑपरेशन दबाया गया है उसके ऊपर यहाँ पर जो इन्होंने उसके खिलाफ जो इन्होंने आवाज़ उठाया है उसके ऊपर यहाँ पर हाईलाइट किया गया है इसके अंदर, ठीक है। चैलेंज ट्रेडिशनल एंड इलाइट सेंटर्ड हिस्टोरिकल राइटिंग। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल और इलाइट सेंटर्ड जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स है उसको इन्होंने चुनौती दी है। नेक्स्ट, गिव इंपॉर्टेंस टू रीजनल एंड लोकल हिस्टोरियंस। जो यहाँ पे रीजनल और लोकल हिस्ट्रीज है उसको ये क्या किया है, इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है। ये हर एक क्षेत्र में अपने अपने कुछ मतलब हिस्ट्री रहता है, ठीक है, उस चीज़ को ये इंपॉर्टेंस दी है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है वो देखते हैं। सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी हैज़ मेड इंडियन हिस्ट्री मोर इंक्लूसिव। इट हैज़ ब्राउट attention to the struggles of marginalized communities and has encouraged historians to study history from below। तो यहाँ पे सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी है वो इंडियन हिस्ट्री को और बेहतर कर देता है क्योंकि यहाँ पर ये अटेंशन लाता है उनके ऊपर कि वैसे जो, ठीक है, किसी भी सोसाइटी के वैसे लोग जिनको बहुत मतलब कि ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली, ठीक है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के हैं, ठीक है, उनको भी लोग अब पढ़ें, उनके स्ट्रगल्स को जानें, ठीक है। और ये हिस्टोरियंस को इनकरेज करता है कि आप हिस्ट्री को बहुत नीचे से पढ़ें, नीचे मतलब कि जो कॉमन पीपल है उनके बारे में भी आप जानें, ठीक है, कि उनका कैसा स्ट्रगल रहा, ठीक है। इट हैड ऑल्सो इंस्पायर्ड रिसर्च ऑन जेंडर, कास्ट एंड ट्राइबल हिस्ट्री, मेकिंग हिस्टोरिकल स्टडीज़ मोर बैलेंस्ड एंड डेमोक्रेटिक। तो ये और भी इंस्पायर करते हैं जो रिसर्च होता है जेंडर के ऊपर, कास्ट के ऊपर या फिर ट्राइबल हिस्ट्री के ऊपर, उसके ऊपर, ठीक है। और हिस्टोरिकल स्टडीज़ को और बैलेंस और डेमोक्रेटिक बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप सब चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है, सिर्फ राजा महाराजा और उनके लड़ाइयों को नहीं देख रहे हो बल्कि वहाँ पर जो आम इंसान है वो क्या फेस कर रहा है, वो कैसी स्ट्रगल्स को फेस कर रहा है, उन सब चीज़ों को भी आप यहाँ पे जान रहे हो, ठीक है। अब इसको क्रिटिसिज्म भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। Despite its importance, subaltern historiography has faced criticism. Some scholars believe it gives too much importance to local resistance and neglect larger
पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो अपने इंपॉर्टेंस के साथ साथ इसको कहीं कहीं पे हमको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। कुछ जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, वो यहाँ पे मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है लोकल रेजिस्टेंस के ऊपर और नेग्लेक्ट कर रहा है जो बड़ा हिस्सा है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर का उसको, ठीक है। Others argue that it sometimes ignores the contribution of national leaders and lacks a complete picture of Indian history। वहीं जो दूसरे हैं वो कभी आर्ग्यू करते हुए कहते हैं कि ये कभी कभी क्या करता है, इग्नोर कर देता है जो बड़े बड़े जो नेशनल लीडर्स हैं उनके इंपॉर्टेंस को, ठीक है। एंड और ये पूरा जो इंडियन हिस्ट्री में जो बड़ा सा एक पिक्चर है उसकी इसमें कमी देखने को मिलती है। जो यहाँ पे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनका जो रोल है वो यहाँ पे ये नहीं दिखाता है। तो ये इसकी क्या है, एक तरह से लिमिटेशन के रूप में देखते हैं और इसकी वो क्रिटिसिज्म भी करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम कंक्लूजन में बताएंगे, सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी हैज़ ट्रांसफॉर्म द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय गिविंग अ वॉइस टू ऑर्डिनरी पीपल हु वेयर इग्नोर्ड इन ट्रेडिशनल हिस्ट्री राइटिंग। तो सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी था, उसने बदल दिया जो इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका था उसको बदल दिया, जहाँ पर उन्होंने आवाज़ उठाया ऑर्डिनरी पीपल के लिए, ठीक है, जिनको इग्नोर कर दिया गया था ट्रेडिशनल हिस्ट्री राइटिंग के अंदर, जहाँ पे सिर्फ किंग के बारे में, वॉर के बारे में, ठीक है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ था उसके बारे में लिखा गया, ठीक है, बट ऑर्डिनरी पीपल को नहीं लिखा गया, उनकी आवाज़ को इसने उठाया। थ्रू द राइटिंग्स ऑफ रंजीत गुहा इट हैज़ शोड दैट पीजेंट्स, वर्कर्स, ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स प्ले एन एक्टिव रोल इन शेपिंग हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो लिखा गया था रंजीत गुहा के द्वारा, उसमें इन्होंने बताया कि कैसे जो पीजेंट हैं, वर्कर हैं, ठीक है, या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज़ और जो दूसरे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनका भी एक अहम रोल रहा है, ठीक है, हिस्ट्री को आकार देने में, इतिहास को बनाने में। ऑल्दो it has sometimes some limitations, it remains one of the most influential approach to understanding India's past। चूँकि इसके कुछ कमियां भी रही हैं, कुछ खामियां भी रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है हमारे भारत के जो पास्ट है उसको समझने में, उसको जानने में, इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से समझने में, ठीक है। तो इसका अप्रोच मेन यही था कि जो हम जितने भी इतिहासकारों को देखे हैं जिन्होंने हिस्ट्रीज़ को लिखा है, ठीक है, वहाँ पर उसने क्या लिखा है, उसने वहाँ पर किंग के बारे में लिखा है, ठीक है, किंग ने जो वॉर लड़े उसके बारे में लिखा है, अब किंग जो जीता या हारा उसके बारे में लिखा है, ठीक है, फिर उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे, पॉलिटी कैसा था, इकोनॉमिक कैसा था, सोसाइटी कैसा था, इस सब चीज़ के बारे में लिखा है। लेकिन कहीं पर भी जो कॉमन पीपल है या फिर जो नॉर्मल वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, पीजेंट्स हो गए, ठीक है, वुमेन हो गए, ठीक है, उनका क्या स्ट्रगल है, उनके क्या मूवमेंट्स हैं, उनके बारे में मेंशन नहीं है। उसको लिखना, ठीक है, उसके बारे में बताना, यही सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी का मेन रीज़न था, मेन मकसद था, ठीक है। तो इस तरह से सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी जो था वो जो यहाँ पे रंजीत गुहा के द्वारा जो बनाया गया था, लिखा गया था, वो काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म कर दिया इंडिया के हिस्ट्री को समझने में, पढ़ने में, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा जो आपका BHIE 144 सेशन था। तो अगर आपने सेशन को पसंद किया है तो इसे लाइक करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और हमारे गेस्ट पेपर को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com पे जाना है। यहाँ पे आपको सर्च कोर्स पे जाकर के अपने सब्जेक्ट कोड को इंटर करना है। उसके बाद आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप यहाँ पे बाई नाउ पे जाकर के परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321 और इस तरह से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स अभी बहुत ही अच्छे से हो रहे होंगे। आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से अपनी एग्जाम दीजिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। और सेशंस को हमेशा देखिए, उसको ज़रूर मतलब अपने, ठीक है, डेली रूटीन में रखिए और उसको अच्छे से पढ़िए और अपने एग्जाम को बेहतर कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।